ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 7 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में और जो नेशनल मूवमेंट थे इंडिपेंडेंस के लिए महात्मा गांधी ने किए उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में और उनकी फैमिली। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कहाँ पर? पोरबंदर। पोरबंदर काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट, फादर मोहनदास करमचंद गांधी मीन्स महात्मा गांधी के फादर का नाम था करमचंद गांधी और ये दीवान के मतलब राजकोट के दीवान थे। दीवान मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। दीवान मतलब क्या है? चीफ मिनिस्टर। ये उस टाइम पर राजकोट जो स्टेट था उस टाइम पर वहाँ के सीएम थे, ठीक है, जिन्हें दीवान कहा जाता था। इन 1888 ट्रैवल टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। महात्मा गांधी 1888 में इंग्लैंड गए अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। इंग्लैंड में 1888 में गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से वापस आए 1891 में। 1888 में इंग्लैंड गए, पढ़ाई पूरी करके 1891 में वापस इंडिया आए और इन्हें लॉ सूट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन्हें लॉ सूट मीन्स लॉयर की पोजीशन मिल गई थी, ठीक है। वहाँ से आने के बाद इनकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो इन्हें साउथ अफ्रीका में लॉयर की लॉ सूट की पोजीशन मिल गई थी। समझ में आया? ये इनकी अर्ली लाइफ थी, इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस कैसा था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्हें पोजीशन मिल गई थी लॉ सूट की एज अ लॉयर। 1893 टू 1914 इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक वहाँ पर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में रहे हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और वहाँ पर जब वो देखें कि साउथ अफ्रीका में इंडिया के जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो इंडियन से काफ़ी भेदभाव कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ठान ली थी कि हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो इंडियंस थे उनकी माइनॉरिटी थी, मतलब इंडिया के लोग वहाँ पर बहुत कम थे, जिससे जो वहाँ के लोग थे साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। वहाँ की गवर्नमेंट भी इंडिया के लोगों को बहुत परेशान करती थी, उनसे भेदभाव करती थी, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ठान लिया था कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे ख़त्म करना है, एंड करना है। इन डरबन यूरोपियन मैजिस्ट्रेट। डरबन में, डरबन प्लेस का नाम है, वहाँ पर यूरोपियन मैजिस्ट्रेट मतलब डरबन में जो कोर्ट रूम था, कोर्ट था, वहाँ पर यूरोपियन मैजिस्ट्रेट जो थे वो गांधी जी से कहे अपनी टर्बन हटाने को। टर्बन मीन्स पगड़ी को हटाने के लिए, जो महात्मा गांधी अपनी पगड़ी को नहीं हटाए हैं और उस कोर्ट रूम को छोड़ करके बाहर चले गए हैं, ठीक है। क्या है? टर्बन उतारने के लिए कहे थे यूरोपियन मैजिस्ट्रेट। ये गांधी जी के साथ हुआ। नेक्स्ट है बीटन बाय स्टेज कोच ड्राइवर, मतलब महात्मा गांधी जी को स्टेज कोच ड्राइवर ने काफ़ी ज़्यादा मार लगाई थी। क्यों? क्योंकि जिस सीट पर बैठे थे महात्मा गांधी, जिस सीट पर बैठे थे वहाँ पर उस सीट से हटने के लिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर कौन बैठेंगे? जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जो वाइट मैन हैं वो बैठेंगे, और उन्होंने हटने से इनकार कर दिया था। इस वजह से स्टेज कोच ड्राइवर ने इन्हें मारा। दूसरा है ऑन ट्रेन वॉयज टू प्रेटोरिया।
जब ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। ट्रेन से ट्रैवल करते समय जब प्रिटोरिया जा रहे थे तब वो फर्स्ट क्लास के सीट पे बैठे थे, जो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था वहाँ पर बैठे थे, और उस जगह से उन्हें बाहर गिरा दिया गया। ठीक है, जो वाइट मैन थे वो क्या किए, जो गोरे लोग थे उन्होंने गांधी जी को बाहर ट्रेन से निकाल दिया। तब उन्हें और ज़्यादा बुरा लगा, और तब से इन्होंने किसकी तरफ बढ़ गए कि हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस से। ठीक है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस से। तब इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस को फाउंड किया, जिसमें उनका एक मिशन था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है। कैसे? नॉन वायलेंस और ट्रुथ से। ठीक है, बिना किसी को हार्म पहुँचाए, बिना किसी के नुकसान पहुँचाए, और सच से। ठीक है, सच्चाई से हमें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। इसलिए वो फाउंड किए नेशनल इंडियन कांग्रेस, और इसमें इन्हें गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, जब इसको फाउंड किए और इस पर मिशन स्टार्ट किए तब इन्हें जेल भेज दिया गया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी वो गांधी जी को जेल में बंद कर दी। फिर जनवरी 1915 रिटर्न टू इंडिया। इसके बाद 1915 में जनवरी में वो वापस कहाँ पर आए? इंडिया आए, और इंडिया में गोखले की एडवाइस से वो सबसे पहले क्या किए? पूरे इंडिया को जाने कि यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो कैसे रूल कर रही है, यहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों के अंदर फीलिंग्स किस टाइप से है। पूरा 1 साल लग गया इनको जानने में। इसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स में इंटर किए। समझ में आया इतना? ये एक्सपीरियंस था इनका साउथ अफ्रीका का, इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स क्या थी नेशनल मूवमेंट में, जो उनकी टेक्निक्स थी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में, वो देखते हैं। तो पहला है सत्याग्रह। सत्याग्रह कंसेप्ट था इनका, टेक्निक थी, जिससे वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। जो ओपोनेंट हैं, जो अगेंस्ट में हैं उनके, मतलब जो गलत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में है, उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे ख़त्म करना है। सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह कॉन्सेप्ट में क्या था कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस से हमें क्या करना है? सब ठीक करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसे सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? ट्रुथ और नॉन वायलेंस से। ठीक है, मीन्स हमें सच बोलना है, सही वर्क करना है, और नॉन वायलेंस किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है, बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमें ये वर्क करना है। सत्याग्रह, सत्याग्रह 2 संस्कृत वर्ड से बना हुआ है। पहला तो है सत्य। सत्य मतलब क्या होता है? ट्रुथ। सत्य मतलब है ट्रुथ, और आग्रह मतलब होता है, आग्रह मतलब इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मतलब है अनुरोध करना, मीन्स रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब हुआ इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ। इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन कैसे? ट्रुथ से। ठीक है, ट्रुथ से, लव से। रेजिस्टेंस टू एविल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रह में क्या था? इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि हमें जो भी बुराइयां हैं, जो एविल है मीन्स जो भी बुराइयां हैं, उसके अगेंस्ट में जाना है, उसके ऑपोजिट में जाना है, उसके अगेंस्ट में जाना है, उसका विरोध करना है, लेकिन कैसे? नॉन वायलेंस से। जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, वो चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, या किसी को भी परेशान कर रहे हैं, किसी को इंटर नहीं कर रहे हैं किसी जॉब में, या कोई भी प्रॉब्लम है, जितनी भी बुराइयां हैं उसे हमें ख़त्म करना है, लेकिन कैसे करेंगे? नॉन वायलेंस से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है,
नॉट हैव एनी हेट्रेड। इन्होंने ये कहा कि जितने भी सत्याग्रही हैं, जितने भी लोग सत्याग्रह मिशन में शामिल हैं, वो सब लोग के अंदर किसी भी लोग मतलब किसी भी इंसान के लिए हेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, अपने हार्ट में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। ठीक है, वो चाहे किसी ओपोनेंट टीम के ही हो, हमारे अगेंस्ट में ही हो। ठीक है, वो बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन हमें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है। समझ में आया? और क्या है, इशू मस्ट बी ट्रू। और इन्होंने कहा कि सत्याग्रह में जो भी लोग हैं वो किसी मतलब जो भी इशू हो, अगर किसी पर आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गलत चीज़ हो रही है और उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो इशू क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, किसी गलत चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाना है, किसी गलत चीज़ों पर मतलब उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। गलत चीज़ें मतलब जैसे कोई इशू है जो गलत है, ठीक है, उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सही हो रहा है उस पर हम उसके अगेंस्ट में जाएं। ठीक है, ये नहीं होना। डू नॉट डिफ्रेंशिएट फ्रेंड्स और रिलेशंस एंड एनिमीज। और इन्होंने ये भी कहा कि सत्याग्रह में जितने भी लोग हैं वो चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे उनके रिलेशंस में हो या फिर एनिमीज हो, सबके साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, जिस टाइप से वो अपने फ्रेंड से बिहेव करते हैं, अपने रिलेशन से, अपने रिलेटिव से, सेम वैसे ही अपने एनिमीज से भी बिहेव करना है। उनके साथ मतलब लड़ाई नहीं करना है किसी आर्म्स के थ्रू या किसी वेपन के थ्रू। ठीक है, फिर है सत्याग्रह डिफर फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस। सत्याग्रह जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस से अलग था। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। जो पैसिव रेजिस्टेंस के लोग थे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे अपने स्ट्रगल के लिए। ठीक है, अपने स्वराज पाने के लिए या फिर जो भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो एक्टिव नहीं थे। गांधी जी कहे, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, पैसिव रेजिस्टेंस वॉज अ वेपन ऑफ वीक एंड सत्याग्रह वॉज अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग। इन्होंने ये कहा कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो वेपन है किसका, वीक का, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, और सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, सत्याग्रह एक वेपन है, एज अ वेपन है, मीन्स एक हथियार है। वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जो ये पैसिव रेजिस्टेंस है वो कैसा वेपन है, वीक है। समझ में आया? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस है मीन्स अहिंसा। मतलब है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भी हार्म नहीं करना है। ठीक है, ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर्स हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं, वो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, किसी भी चीज़ को क्या हार्म नहीं पहुंचाना है। यही है नॉन वायलेंस, कि हमें अपने लिए, हमें खुद के लिए, ठीक है, किसी भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर्स हैं उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। नॉट टू बी एंग्री। और ये भी कहे कि जो हमारे एनिमीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे अगेंस्ट में हैं, उनसे हमें गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, वो अगर हमें मार रहे हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें विश करना है वेल की बहुत अच्छे। ठीक है, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, या फिर अपने थॉट में उनके लिए, अपने माइंड में उनके लिए कुछ बुरा नहीं लाना है, कोई भी बुरी चीज़ नहीं सोचना है किसी के भी लिए। ठीक है, यही है नॉन वायलेंस। और अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, जो हमारे एनिमी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें कुछ कह रहे हैं, तो हम उसका बुरा ना माने और हम एंग्री ना हो। ठीक है, नॉन वायलेंस और
ट्रुथ, ये दोनों क्या है, जैसे कॉइन में एक तरफ क्या है, ट्रुथ है, और दूसरी तरफ क्या है, नॉन वायलेंस है, कि हमें साथ साथ लेकर चलना है, ट्रुथ भी और नॉन वायलेंस को भी अपने इस मूवमेंट के में। इस मूवमेंट में जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हम ट्रुथ और नॉन वायलेंस को साथ में लेकर चलना है। दूसरा है स्वदेशी। स्वदेशी, रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी मतलब होता है कि हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करें वो कहाँ की होनी चाहिए, अपने ही नेशन की होनी चाहिए। जिस जगह पर है उसी जगह की होनी चाहिए, उसी नेशन की होनी चाहिए, ठीक है। बाहर से किसी दूसरे कंट्री से सामान जो आ रहा है उसे हम ना यूज़ करें, यही है स्वदेशी। रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स स्वदेशी मूवमेंट में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट दिया, स्वदेशी मूवमेंट पहले भी था, फिर से हुआ स्वदेशी, कि इसमें हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करें वो अपने नेशन की होनी चाहिए। तो विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ, मीन्स फिर से कॉटेज इंडस्ट्री बनाई गई, जिसमें इंडिया की बहुत पॉवर्टी ख़त्म हो रही थी। उससे क्या होगा, कॉटेज इंडस्ट्री गाँवों में बनेगी, विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्री बनेगी। जो इंडस्ट्री से कपड़े बन रहे हैं वो क्लोथ्स क्या करेंगे, अपने ही लोगों को बेचेंगे, जो उस गांव के लोग हैं या उस नेशन के लोग हैं उन्हें बेचेंगे, और वहाँ के लोग मतलब वहाँ की इंडस्ट्री है तो वहीं के लोगों को बेचेंगे, और उस इंडस्ट्री में वर्क भी कौन करेगा, वही नेशन के ही लोग करेंगे। इससे क्या होगा, जो इंडिया की पॉवर्टी है वो ख़त्म होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडिया को मतलब जो इंडियंस थे, जो इंडिया के लोग थे, उन्हें अपने इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं करने दे रहे थे, और अगर वर्क कर भी रहे थे तो उन्हें बहुत कम वेजेस दी जा रही थी, बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे, जिससे इंडियंस बहुत परेशान थे, ठीक है। तो इस स्वदेशी से क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को भी हेल्प हुई कि दूसरे का सामान भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और उससे उन्हें वर्क भी मिलेगा, उनसे उनका घर चलेगा, ठीक है। यूज्ड स्पिनिंग व्हील और चक्र, सिंबल ऑफ रीजनरेशन। स्पिनिंग व्हील यूज़ किए, गांधी जी यूज़ किए स्पिनिंग व्हील कॉटन को बनाने में। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उसमें कपड़े बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया, जिसे चक्र कहते हैं, ठीक है। और चक्र क्या है, ये एक सिंबल है, स्पिनिंग व्हील और चक्र, इसे सिंबल दिए, सिंबल ऑफ रीजनरेशन ऑफ विलेज, कि विलेज का क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ, विलेज फिर से डेवलप हो रही है, ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो विलेजेस के लोग बहुत परेशान थे, उनसे ज़बरदस्ती फार्मिंग करवाते थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लेते थे, जिससे फार्मर्स, पीजेंट्स या जो भी विलेजेस के लोग थे, जो भी उस नेशन के लोग थे, सब परेशान थे। जब ये कॉटेज इंडस्ट्री आई उससे लोग को मतलब डेवलपमेंट हुआ, विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ, लोग भी काफ़ी खुश हुए, तो उसे चक्र को, उस स्पिनिंग व्हील को क्या कहे, सिंबल ऑफ रीजनरेशन ऑफ विलेज, कि ये विलेज का क्या है, रीजनरेशन है, फिर से ये डेवलप हुआ है। फिर है मास एजिटेशन। मास एजिटेशन में है मास मूवमेंट। जैसे साउथ अफ्रीका में जो लोग थे, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो सब हर चीज़ में मतलब जितने भी सर्विसेज हैं या जो भी वर्क है सब लोग कर रहे थे। सेम वैसे इन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं हमारे नेशन में, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियस के हो, वो सब क्या, सब वर्क कर सकते हैं। और गांधी जी काफ़ी मतलब मास मूवमेंट था कि काफ़ी लोगों को इकट्ठा करना है और अपने नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसमें शामिल करना है, ठीक है। यही था मास एजिटेशन, जिसमें मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट क्या है कि लोगों को इकट्ठा करना है, किसमें पार्टिसिपेट करना है, किसमें शामिल करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपने नेशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और ये कैसे किए, गांधी जी पूरा ट्रैवल किए, ठीक है, और वहाँ से लोगों को अपने साथ
शामिल करते हुए मार्च किए। ठीक है, लोगों तक पहुँचे और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। समझ में आया? ये उनकी गांधी जी की कुछ टेक्निक्स थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे नेशनल मूवमेंट के लिए। समझ में आया? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सत्याग्रह के थ्रू मीन्स सत्याग्रह की टेक्निक अपना करके कई जगहों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। जैसे पहला जो है इन्हें चंपारण में मतलब पहला जो सबसे पहले सत्याग्रह कॉन्सेप्ट यूज़ किए कहाँ पर? चंपारण में 1917 में, जो सक्सेसफुल हुआ। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार स्टेट में है। इसमें क्या था? इंडिगो प्लांटेशंस वर ऑप्रेस्ड बाय यूरोपियंस। इंडिगो प्लांटेशंस मीन्स इंडिगो की खेती करने के लिए, इंडिगो की प्लांटेशन करने के लिए यूरोपियंस क्या कर रहे थे? जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हें मतलब ज़बरदस्ती उनसे प्लांटेशन करने के लिए कह रहे थे कि इंडिगो की खेती करो। ठीक है, और कितने में? 3/20 पार्ट ऑफ लैंड, 3/20 मान लीजिए 20 एकड़ की क्या है? लैंड है। ठीक है, मीन्स मान लीजिए 20 लैंड है, सब 20 लैंड है और एक लैंड 1 एकड़ की है, इक्वल लैंड है। 20 लैंड है तो उसमें 3 लैंड में क्या करना है? 3 लैंड में इंडिगो की खेती करना है। ठीक है, इंडिगो ग्रो करना है, ये यूरोपियंस कह रहे थे। इसे जो 3/20 पार्ट है उसे 3 कथिया सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कथिया सिस्टम। और यूरोपियंस उन्हें ज़बरदस्ती कह रहे थे कि अपनी लैंड में 3/20 पार्ट में क्या करना है? इंडिगो की खेती करना है। और जो उसको प्राइस है वो भी कौन फिक्स कर रहे थे? ब्रिटिशर्स ही फिक्स कर रहे थे। जो यूरोपियंस के लोग हैं ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो की खेती करवा रहे थे और उस इंडिगो का प्राइस भी वही फिक्स कर रहे थे कि इतने पर ही तुम्हें बेचना है। ठीक है, पीजेंट्स जो है, फार्मर्स हैं, जो इंडिगो ग्रो कर रहे हैं, वो सिर्फ इतने प्राइस पर ही सेल कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे वो परेशान हो गए थे, जिससे जब उन्हें ये मतलब ये पता चला कि जो महात्मा गांधी है वो सत्याग्रह टेक्निक अपना रहे हैं और वो हम लोग का साथ देंगे, तब उन्हें गांधी जी को इनवाइट किया गया चंपारण में अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। उन्हें वहाँ पर बुलाया गया और गांधी जी ने कहा कि हमें इनके खिलाफ लड़ना है, हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, गांधी जी कहे कि यूरोपियंस हमसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट में जाएं, हम उस मतलब जो इंडिगो की प्लांटेशन है उसे ना करें, उसके अगेंस्ट में जाएं, भले ही फिर हमें क्या जाना पड़े? जेल जाना पड़े, हम वो मंजूर है, लेकिन हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी मास इकट्ठा किए, मीन्स काफ़ी लोगों को इकट्ठा किए, जिससे सब लोग क्या हुए? उसके यूरोपियंस के अगेंस्ट में गए कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। तब जो यूरोपियंस हैं मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट किए। ठीक है, ये पहला वो बैटल था इनका, गांधी जी का, जिसे वो जीत गए। ठीक है, क्या हुआ? पीजेंट्स को भी आराम मिल गया और जितने फार्मर्स हैं वो खुश हो गए और यूरोपियंस इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स करना बंद कर दिए। ठीक है, ये चंपारण में हुआ 1917 में, पहला बैटल था जिसे गांधी जी जीत गए। फिर है अहमदाबाद में सत्याग्रह जो हुआ 1918 में, ये किन के बीच था? एजिटेशन बिटवीन लेबरर्स एंड ओनर ऑफ कॉटन मिल्स। अहमदाबाद में हुआ 1918 में, किन के बीच हुआ? जो लेबर्स थे और किन के बीच? जो कॉटन मिल के ओनर थे। जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो कॉटन मिल थी, किन की? ब्रिटिशर्स की। तो
उनके जो ओनर्स थे और लेबर्स के बीच में, क्योंकि उस इंडस्ट्री में लेबर्स वर्क कर रहे हैं, उन्हें जो वेजेस मिल रही है, जो उन्हें सैलरी मिल रही है, वो बहुत कम मिल रही है, जिससे उनके जो खर्चे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं लेबर्स की, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें क्या है, और पेमेंट मिलनी चाहिए, हमें और भी पैसे मिलने चाहिए जो हम वर्क कर रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ पर आए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, तब क्या कहें कि हम किस पर जाएं, स्ट्राइक करते हैं, मीन्स हड़ताल करते हैं। और वो फास्ट रखे, मीन्स भूख हड़ताल किए कि भले ही हम मर जाएं, लेकिन हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, लेबरर्स का, जो लेबर्स हैं उनका जो पेमेंट है, जो सैलरी है उनकी इंक्रीज़ करना है। ठीक है, काफ़ी स्ट्राइक किए, और स्ट्राइक करने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 35% सैलरी इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये थी उनकी सैलरी, तो उसे 35% बढ़ा करके 135 रुपीज़ कर दिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। समझ में आया कि अहमदाबाद में 1918 में सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया, जो लेबरर्स और कॉटन मिल्स के बीच में एजिटेशन थी, मीन्स इनके बीच में लड़ाई थी सैलरी के लिए। गांधी जी स्ट्राइक किए, काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके, जितने लेबर्स थे उन सब मिल करके स्ट्राइक किए, और फिर ब्रिटिशर्स ने 35% सैलरी इंक्रीज़ कर दी। क्लियर हुआ इतना? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट सत्याग्रह देखते हैं। नेक्स्ट है खेदा। खेदा डिस्ट्रिक्ट में 1918 में हुआ। जब अहमदाबाद में स्ट्राइक हो रहा था, तब उन्हें पता चला कि यहाँ के पीजेंट्स भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि खेदा डिस्ट्रिक्ट में जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनकी क्रॉप क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। में जितने भी वो क्रॉप ग्रो किए थे, उसमें से उन्हें क्रॉप मिली नहीं है, क्रॉप उनकी फेल हो गई थी। तो क्रॉप फेल हो गई तो उनके पास पैसे भी नहीं आए, पैसे नहीं आए जिससे वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो लैंड रेवेन्यू लेते थे। फार्मर्स है, जो लैंड में टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स लेते थे। लेकिन जब उनके पास क्रॉप होती थी, जिससे उनकी कुछ इनकम हो जाती थी, तो उस इनकम से वो टैक्स पे करते थे। लेकिन 1918 में क्या हुआ, पीजेंट की जितनी भी क्रॉप्स थी वो फेल हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे कि जिससे वो लैंड रेवेन्यू पे कर सके, टैक्स पे कर सके। तो पीजेंट्स जो हैं वो किनके, यूरोपियन के जो टैक्स ले रहे थे उनके बीच में था, पीजेंट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसमें गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी प्रॉब्लम्स को सुने और अपील किए कि लैंड रेवेन्यू को क्या करना है, कम करना है। जो लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है उसे कम करना है। और पीजेंट्स भी यही अपील कर रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं जिससे हम लैंड रेवेन्यू पे कर सकें। ठीक है, रेवेन्यू शुड बी रिकवर्ड। रेवेन्यू को कम किया गया। गांधी जी कहे, जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी पीजेंट्स थे, उनसे कहे कि हमें क्या कहना है ब्रिटिशर्स से, कि जब तक हमें छूट नहीं मिलती है, जब तक लैंड रेवेन्यू में छूट नहीं मिलेगी, तब तक हम आपका रेवेन्यू पे ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक, जैसे लैंड रेवेन्यू मान लीजिए 100 रुपीज़ लिया जा रहा है, हमें क्या करना है, कम करना है। मान लीजिए इस बार क्रॉप फेल हो गई है तो हमसे 50 ले लीजिए या 40 रुपीज़ ले लीजिए। ठीक है, तो गांधी जी ये कहे सबसे कि हमें क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहना है कि जब तक हमारी जो रेवेन्यू जितना देना है वो कम नहीं करेंगे, छूट नहीं देंगे, तब तक हम स्ट्राइक करेंगे, तब तक हम आपका लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू को रिकवर्ड किया गया, मीन्स कम किया गया। उनके लिए जो पीजेंट्स, जो फार्मर्स लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, उनके लिए लैंड रेवेन्यू को कम किए, और जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे पे करने के लिए, उनको माफ़ किए। ठीक है,
मतलब कि लैंड रेवेन्यू को बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया, उन्हें जो एफर्ड नहीं कर सकते थे, जो पे नहीं कर सकते थे, और जो पीजेंट्स, जो फार्मर्स की क्रॉप अच्छी थी, जो पे कर सकते थे, उनसे पूरा लैंड रेवेन्यू लिया गया। इसी टाइम पर जब खेदा में सत्याग्रह हुआ 1918 में, उस टाइम पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के फॉलोवर बन गए थे। ठीक है, समझ में आया? ये क्या था? ये 3 जगहों पर सत्याग्रह था जो सक्सेसफुल हुआ। इसे नोट कर लीजिए। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।